हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने यूजीसी नेट सेकंड पेपर विजुअल आर्ट्स में आगे बढ़ेंगे। जो हमने पिछली बार भी वीडियो बनाई थी उसमें हम पढ़ चुके थे सिंगनपुर रायगढ़। ये गुफा मार्ट नदी के किनारे स्थित है और डब्ल्यू एंडरसन ने 1410 ईस्वी में इसकी खोज की थी। सन 1413 ईस्वी में इस गुफा का परिचय अमरनाथ दत्त ने और पर्सी ब्राउन ने 1917 में दिया था। एक बुक है कांग्रेस ऑफ द प्री हिस्टोरिक साइंस एंड रॉक ऑफ सिंगनपुर। किसने लिखी? अमरनाथ दत्त ने लिखी। किसने लिखी? अमरनाथ दत्त ने। बुक है कांग्रेस ऑफ द प्री हिस्टोरिक साइंस एंड रॉक ऑफ सिंगनपुर नामक बुक किसने लिखी? अमरनाथ दत्त ने। यहाँ शिलाचित्र है। द्वार पर असंख्य कंगारू, घायल भैंसा, सूंड उठाए हाथी, जंगली भैंसे को पकड़ मानव, महिषी व अर्णव भैंसा। प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक चित्र कहाँ से मिले? भीमबेटका से। ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रागैतिहासिक काल के चित्र कहाँ से मिले? भीमबेटका से। आगे चित्र है। भाले से शिकार करते कपि मानव, शिकार नृत्य हिरण, बारहसिंगा, रीछ, ग्वाले, हिरण का पीछा करते भैंसा आदि। भीमबेटका के चित्र कौन सी सभा से संबंधित है? सांप्रदायिक सभा से संबंधित है। भीमबेटका के चित्र सांप्रदायिक सभा से संबंधित है। इसका संबंध मध्य पाषाण काल से माना जाता है। भीमबेटका में सबसे ज्यादा रेड कलर का यूज हुआ है। सबसे ज्यादा कौन से कलर का यूज हुआ है? रेड कलर का। अब आते हैं हमारा मंदसौर क्षेत्र, जो वो भी एमपी का है। इस जिले में मोरी नामक स्थान पर बने गुफा चित्र बहुत प्रसिद्ध है। कौन सी जगह? मोरी नामक स्थान। यहाँ कुल 30 गुफाएं प्राप्त हैं। शिलाचित्र, स्वास्तिक चित्र, सूर्य सर्वतोभद्र, राउंड अष्टदल कमल, पीपल की पत्तियों के प्रतीकात्मक चिन्ह, देहाती बांस की गाड़ी, नृत्यरत मानव और पशुओं को हाँकते ग्वाले। अब आते हैं आगे राजस्थान, झालावाड़। राजस्थान क्षेत्र में झालावाड़, अरनिया, गैरोन, दरा ये क्षेत्र है। अरनिया सबसे पहले कोटा से 22 किलोमीटर दूर बॉम्बे टू दिल्ली रेल मार्ग पर अरनिया नदी के किनारे स्थित है। अरनिया अरनिया नदी के किनारे ही स्थित है। यहाँ के चित्र 500 ईसा पूर्व के हैं, जो नवपाषाण काल के अंतर्गत आते हैं, जो गेरू से बने हैं। अरनिया को सीता जी के मारने के नाम से भी संबोधित करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि सीता जी के मारने के नाम से किसे संबोधित करते हैं? तो किसे करते हैं? अरनिया को करते हैं। किसे करते हैं? अरनिया को। ये इंपॉर्टेंट है। सीता जी के मारने अरनिया। अब अरनिया के आगे है हमारा बिहार क्षेत्र। बिहार क्षेत्र में है शाहबाद, चक्रधरपुर, और चक्रधरपुर में कुछ व्यक्तियों को लेटे हुए दिखाया गया जो शिकार विजय पर गौरवचित प्रतीत हो रहे हैं। आगे है उत्तराखंड क्षेत्र। केजी नौटियाल के पिथौरागढ़, देहरादून तथा चमोली आदि स्थानों में प्रागैतिहासिक कालीन औजारों की खोज की। आगे है दक्षिण भारत क्षेत्र। कुक्कुगुंडू, बेल्लारी कर्नाटक, बसवनगुड़ी बेंगलोर कर्नाटक, बिल्ला सरगम, वायनाड के एडकल केरल और शैकुल्लू कर्नाटक। आगे आते हैं बेल्लारी कर्नाटक। इसकी खोज किसने की? एफ फॉसेट ने। बेल्लारी कर्नाटक की खोज एफ फॉसेट ने की 1892 ईस्वी में। ये आदिमानव का प्रमुख केंद्र था। आदिमानव का प्रमुख केंद्र क्या था? बेल्लारी कर्नाटक। जो हमने आगे की वीडियो में ही बताया था कि आदिमानव का प्रमुख केंद्र क्या था? बेल्लारी कर्नाटक। दक्षिण भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थियां यहीं से मिली। दक्षिण भारत में, पूरे दक्षिण भारत में सर्वप्रथम मानव अस्थियां बेल्लारी कर्नाटक से मिली। यहाँ 6 कोणों का सितारा भी मिला। 6 कोणों का सितारा, जो षटकोण बोलते हैं ना, वो षटकोण यहीं से प्राप्त हुआ। इस गुफा की समानता स्पेन की कोगुल गुफा से की जाती है। स्पेन की कोगुल गुफा से इस गुफा की समानता की जाती है कि ये कोगुल की गुफा जैसा दिखता है। आगे है बिल्ला सरंगम तमिलनाडु। बिल्ला सरंगम तमिलनाडु स्वर्गीय रागे राघव और रंगराघव, मतलब एक ही का नाम है। रांगे राघव या रंगराघव दोनों इनको बोलते हैं। इन्होंने ही नवपाषाण काल का माना जाता है। और यहाँ हड्डियों के कुछ हथियार व जादू के प्रचलन के कुछ चिन्ह प्राप्त हुए। जादू के प्रचलन के कुछ हथियार और जादू के प्रचलन की कोई भी सामग्री होगी वो बिल्ला सरगम तमिलनाडु से में प्राप्त होती है। अब आते हैं वायनाड के एडकल, जो कि केरल का ही कोई क्षेत्र है। इसे एफ फॉसेट ने 1901 में खोजा। यहाँ पर स्वास्तिक, सूर्य, चौकत खाने, चार खाने का शिल्परा के चिन्ह मिले। वायनाड के एडल केरल में। इसे एफ फॉसेट ने 1901 ईस्वी में खोजा। अब आते हैं आगे प्रागैतिहासिक काल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। नवपाषाण काल के अंतिम चरण में मानव सौंदर्य की अभिव्यक्ति की ओर अग्रसर हो चुका था। ये तो पहले भी बता दिया था। अब आगे महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो इसलिए पिछले रिपीट कर लेते हैं। तो नवपाषाण काल के अंतिम चरण में मानव सौंदर्य की अभिव्यक्ति की ओर अग्रसर था। सुंदरता क्या होती है, क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है, वो सब चीज जानने लगे थे। दक्षिण भारत में अधिकतर कर्षण चित्र प्राप्त हुए हैं। अधिकतर कर्षण चित्र कहाँ से प्राप्त हुए? दक्षिण भारत में। कर्षण चित्र किसी नुकीले औजार के द्वारा शिलाओं को कुरेद कर या रगड़ कर बनाया जाता है। ठीक है, कर्षण चित्र किसे कहते हैं? कर्षण चित्र किसी नुकीले औजार के द्वारा शिलाओं को कुरेद कर या रगड़ कर बनाते हैं। शिलाओं को कुरेद कर या रगड़ कर बनाते हैं, उसे कर्षण चित्र कहते हैं। उत्तर भारत में पाषाण काल के बाद लौह युग का आरंभ होता है। उत्तर भारत में पाषाण काल के बाद
लौह युग का आरंभ होता है। भारत में पुरातत्व की स्थापना 1861 में जनरल कनिंघम ने की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पुरातत्व की स्थापना किसने की? जनरल कनिंघम ने की। जनरल कनिंघम ने की। और ये है उत्तर भारत में पाषाण काल के बाद लौह युग का आरंभ होता है। उत्तर भारत में पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल, कांस्य काल, तत्पश्चात लौह युग का आरंभ होता है, जबकि दक्षिण भारत में पाषाण काल के बाद लौह युग का आरंभ होता है। दक्षिण भारत में तो सबसे पहले पाषाण काल आता है, उसके बाद लौह युग का आरंभ होता है, और उत्तर भारत में पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल आया, फिर कांस्य काल आया, उसके बाद लौह युग का आरंभ हुआ। बट उत्तर भारत में पाषाण काल के बाद लौह युग का आरंभ होता है। अब आते हैं प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की कुछ विशेषता। तो प्रागैतिहासिक चित्रों की कुछ विशेषताएं। ये चित्र सरल अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं। सरल अभिव्यक्ति प्रदान करते, सारे चित्र रेखाओं से बने हैं। तब का मानव गेरू, रामरज, खड़िया, कोयला जैसे कलर्स का यूज करता था, क्योंकि तब आज के जमाने के जैसे हमारे पास जो कलर्स होते हैं आजकल वैसे तो नहीं थे। पहले से आप नेचुरल कलर्स का यूज करते थे, जो गेरू, रामरज, खड़िया, कोयला से बनाते थे और उनका यूज करते थे। प्रागैतिहासिक काल को सामुदायिक कला भी कहते हैं, एवं मानव अपने हृदयगत भावों को शांत करने के उद्देश्य से इन चित्रों का निर्माण करता था। अगर क्वेश्चन आता है कि प्रागैतिहासिक काल का मनुष्य क्यों करता था चित्रकारी, क्यों आर्ट बनाता था, तो इसका यह है कि मानव अपने हृदयगत भावों को शांत करने के उद्देश्य से इन चित्रों का निर्माण करता था। यह कला वर्णनात्मक है। प्रत्येक चित्र तब का जनजीवन एवं सभ्यता का वर्णन करता है। तब का ना तब के जो चित्र हैं वो सब जनजीवन एवं सभ्यता का वर्णन प्रस्तुत करते हैं। चित्र का मुख्य विषय था आखेट। आखेट आपको पहले ही बता दिया कि आखेट किसे कहते हैं? शिकार करने को। और जो मुख्य कलर्स थे, मेन कलर्स थे, वो थे गेरू, रामरज, खड़िया, कोयला और भूनिज रंग। चित्रों में रंग लगाने की विधि क्या थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी सुन लीजिए कि चित्रों में कैसे रंग लगाए थे। तब का मानव नरकुल को काट कर, नरकुल यानी कि किसी भी जानवर को ले लो, जैसे कि गिलहरी है या कोई और पशु जिसकी पूंछ थोड़ी सॉफ्ट होती है ना, इसमें बाल होते हैं, उसको काट कर, उसी को नरकुल बोलते हैं। किसी की पूंछ मतलब ज्यादातर तो गिलहरी की पूंछ को काट कर ही ब्रशेस बनते हैं, तो तब का मानव नरकुल को काट कर वर्तिका बनाता, वर्तिका यानी कि ब्रश बनाते थे, और रंगों को जानवर के पुट्ठों की प्याली बनाकर रंगों में चर्बी मिलाकर रंगांकन करते थे, यूज करते थे। जैसे जानवरों के हड्डी होती थी तो हड्डियों की प्याली बना लेते थे और उनमें रंगों में चर्बी मिलाकर रंगांकन करते थे। इसके अतिरिक्त मानव कहीं पर नरकुल के स्थान पर फिंगर्स का यूज भी कर लेते थे। कहीं कहीं पर ब्रश ना मिला तो अपनी उंगलियों का भी यूज कर लेते थे। इस काल के मानव ने गेरू, रामरज, खड़िया, कोयला आदि रंगों का प्रयोग अपने चित्रों में किया।